हेलो। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू समर्थ एग्जाम प्रेप। और जैसा कि हम लोगों ने हेलो एल्केन और हेलो एरिन ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, आज इसी कड़ी में दूसरा लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, कल कुछ बातें हमने कर ली थी। हमने यहाँ पे इंट्रोडक्टरी टॉक कर ली, उसके बाद में हम लोग जो है प्रिपरेशन के मेथड पढ़ रहे थे। प्रिपरेशन के मेथड में देखो, आपको मैं बता दूं, सबसे पहले अपन ने एल्केन से पढ़ा था, उसके बाद में एल्किन से पढ़ा था। एल्किन में एडिशन कराना पड़ेगा और उससे मोनोहेलाइड और दोनों डाईहेलाइड दोनों ही बन जाएंगी। उसके बाद में अपन ने बात की थी किससे, एल्काइन से। एल्काइन वाली मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद में अपने को अगला जो मेथड पढ़ना है वो अपने को देखना है किससे, अपने को देखना है एल्किल हेलाइड से। अब बच्चा सोचेगा कि जब एल्किल हेलाइड ही बना रहे हो तो एल्किल हेलाइड से बनाने का क्या मतलब है। तो देखो, मतलब ये है, कुछ एल्किल हेलाइड जैसे एल्किल फ्लोराइड आपका है, और दूसरा आपका जो है क्या, देखो एल्किल फ्लोराइड एंड एल्किल आयोडाइड। इनको सामान्य मेथड से बनाना मुश्किल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हेलोजन एक्सचेंज मेथड काम में लेते हैं। अब इसमें क्या है, दो मेथड है। पहला आपका स्वार्ट रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, दूसरा है फिंकेलस्टीन रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन में हम क्या करेंगे, एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। देखो, एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करने के लिए हम यहाँ पे एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड लेते हैं। अब फ्लोरीन का कोई ना कोई सोर्स लेना पड़ेगा अपने को, तो इसके लिए हम क्या ले लेंगे, या तो AgF ले लेंगे या Hg2F2 अपन लेंगे। तो क्या होगा, ये क्लोरीन या ब्रोमीन निकल जाएगा और एल्किल फ्लोराइड आपका बन जाएगा। ठीक है भाई। अब दूसरा है फिंकेलस्टीन रिएक्शन। तो देखो, कोई भी डाउट आए आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब दूसरा आपका क्या है, फिंकेलस्टीन रिएक्शन। तो इस फिंकेलस्टीन रिएक्शन से अपन एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पे भी एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड लेंगे, और यहाँ पे आप ले लोगे सोडियम आयोडाइड। अब आई माइनस का सोर्स आपने सोडियम आयोडाइड ले लिया, और ये जो रिएक्शन अपन एसीटोन की प्रेजेंस में कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, एसीटोन। सोलवेंट है, कैसा है आप कमेंट करके बताइएगा। तो कुल मिला के हमने दो नेम रिएक्शन देखी है, एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनाया है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड है। क्यों बनाया, क्योंकि फ्लोराइड और आयोडाइड को क्या था, जनरल मेथड से बनाना आसान काम नहीं था। तो इसके बाद में अपन एल्किल क्लोराइड के बाद में हम अगला देखते हैं एल्कोहल से। और उससे पहले आप एक यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, जो अभी कराया वही क्वेश्चन है। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आप ये बना रहे हो तो रिएक्शन का नाम बताओ। ये क्या है, स्वार्ट रिएक्शन है, और ये क्या है बच्चों, हेलोजिनेशन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में अपन को देखना है एल्कोहल से। देखो, एल्कोहल में क्या होता है, ROH होता है। आपको बताना क्या है, आपको बनाना है RH। तो कुल मिला के आप ऐसा जुगाड़ बिठाओगे कि OH इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए और हेलोजन X माइनस इलेक्ट्रॉन लेके आ जाए। तो इसके लिए तीन चार मेथड है। कौन कौन से मेथड है, पहला तो यहाँ पे HX के साथ रिएक्शन कराते हैं। दूसरा हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। तीसरा जो मेथड है बच्चों, वो यहाँ पे क्या है, PCl3 या फिर अपन PCl5 लेते हैं। चौथा मेथड जो आपका है वो आप लोगे क्या, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 ले लो, और चाहे तो I2 ले लो। तो कुल मिला के चार मेथड है जिनसे हम क्या करेंगे, एल्कोहल का कन्वर्जन करेंगे एल्किल हैलाइड में। दूसरी बात, चूंकि यहाँ पे एल्कोहल काम में आ रहा है, तो ये जो रिएक्शन है वो एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी है और कुछ भी नहीं है। तो देखो, देखते हैं कैसे बनाते हैं कैसे नहीं। सबसे पहले रिएक्शन अपन लेंगे, रिएक्शन विद HX। मैंने यहाँ पे लिया ROH, साथ में ले लिया मैंने यहाँ पे HBr। अगर मैं सिंपल वे में इसकी रिएक्शन की बात करूं तो HBr निकल, ये HOH निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका, RBr बन जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे रिएजेंट ले सकते हो H2SO4। ठीक है, ये क्या आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, अर्थात ये जो H2 निकल रहा है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। कुल मिला के बड़ी आसान रिएक्शन है। अब इसमें क्या पूछता है, देखो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे जो है, पहला तो पूछता है रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HI HBr HCl देन HF। दूसरा आपको पूछ रहा है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल विद HX। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री देन CH3OH। ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है वो आपको मैं बता दूं। तो देखो, ये क्या ROH है, पहले स्टेप में क्या होगा, H+ आएगा। H+ आएगा तो ऑक्सीजन इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ये बना लेगा ROH2+। उसके बाद में यहाँ पे हमें देखना है दूसरे स्टेप में हेलोजन आएगा, तो यहाँ पे रिएक्शन में H2 निकलेगा, और ये X माइनस इससे जुड़ के एल्किल हैलाइड बना लेगा। अब यहाँ पे एक और खास बात है,
क्या खास बात है कि अगर आप HCl लोगे तो HCl अगर आपने यहाँ पे लिया है क्या HCl, तो आपको एनहाइड्रस ZnCl2 लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पे एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। क्यों होगा सारी बात करेंगे, पहले सामान्य बातें देख लो। पहली बात तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को लुकास रीजन कहा जाता है एक बार। दूसरी बात क्या है यहाँ पे आपको देखना ये जो रिएक्शन है वो एल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के भी काम आती है। अब तीसरी बात ये है कि जो एनहाइड्रस ZnCl2 यहाँ पे ऐसा क्या कर देता है कि उसको लेना ही पड़ता है, उसके बाद ही रिएक्शन यहाँ पे होती है। तो देखो सुनिएगा आप लोग, हमें देखना है कि एल्कोहल जो है उसमें OH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और यहाँ पे अटैक कौन कर रहा है, Cl माइनस। तो देखो Cl माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है। Cl माइनस क्या है कि न्यूक्लियोफाइल है जो किसको रिप्लेस कर रहा है, OH माइनस को। तो Cl माइनस जो है इतनी औकात वाला नहीं है कि OH माइनस को रिप्लेस कर दे, अर्थात इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम होगी, किसके बजाय, OH माइनस की बजाय। OH माइनस क्या है कि घटिया लिविंग ग्रुप है। एनहाइड्रस ZnCl2 क्या करेगा, ये एक लुईस एसिड है, तो लुईस एसिड है तो क्या करेगा, एल्कोहल में ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन का क्राउड है, उस क्राउड को ये कम कर देगा। उसके बाद आपके Cl माइनस का अटैक करना आसान हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, अगर आपको पूछे तो आप बता सकते हो। बोलो भाई समझ में आ रहा है क्या, चलिएगा। तो हम लोगों ने HX के साथ रिएक्शन कराई एल्कोहल की, और क्या बनाया, एल्किल हैलाइड बनाया। दूसरी रिएक्शन इसमें है आपकी SOCl2, इसको बोलते हैं डार्जन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो सुनो जरा, ROH प्लस SOCl, ये क्या भाई, थायोनिल क्लोराइड है, और यहाँ पे रिएक्शन जो पिरिडीन की प्रेजेंस में कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, पिरिडीन। ये आपका पिरिडीन क्या बच्चों, पिरिडीन है बेस, तो बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। मैं आपको डायरेक्ट रिएक्शन बता देता हूं, यहाँ पे क्या होगा, SO2 निकल जाएगा और ये आपका HCl निकल जाएगा। अब देखो जिसकी अपने सिलेबस में मैकेनिज्म है उसी की हम रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे सीधी रिएक्शन करेंगे। तो आपने देखा कि ये बोल रहा है कि ये मेथड क्या है, एक बेस्ट मेथड है, क्योंकि यहाँ पे प्यूरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती RCl को अलग करने के लिए। आप कहोगे प्यूरिफिकेशन की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, तो देखो प्यूरिफिकेशन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि जो साइड प्रोडक्ट है वो दोनों ही क्या है, गैस है, और गैस है तो क्या होगा, अपने आप ही उड़ जाएगा, अर्थात यहाँ पे 100% प्योर आपका एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, और यहाँ पे खर्चा भी कम आएगा क्योंकि प्यूरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। नाम क्या है, टार्जन, टार्जन नहीं है डार्जन है, ठीक है। तो देखो हम लोग एल्कोहल से पढ़ रहे हैं, एल्कोहल से अपन ने देखा, इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन द ब्रूज प्रोसेस। तो आपने क्या किया, HCl लिया है और साथ में क्या लिया है, एनहाइड्रस ZnCl2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें सिंपल सिंपल पूछे जाएंगे। अब एक और पूछ लिया कि गैसियस प्रोडक्ट, HCl भी गैस फॉर्म में होता है और SO2 भी क्या होता है, गैसियस प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे डी आंसर आ जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में रिएक्शन दे रखी है PCl3 या PCl5 की। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपका जो एल्कोहल है उसमें अल्टीमेटली OH निकालना है और Cl लाना है। तो देखो ये भी रिएक्शन जो है वो क्या है, एक NSR का एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, परंतु रिएक्शन किस तरह होगी, डायरेक्ट बता रहा हूँ, PCl5 के साथ RCl प्लस POCl3 प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ पे HCl बन जाएगा। तो इसका मैकेनिज्म अपने सिलेबस में नहीं है, वरना तो वो भी अपन देख लेते। दूसरा आपको देखना है कि PCl3, PCl3 में क्या होगा भाई, PCl3 की रिएक्शन जब कराई जाएगी तो देखो क्या होगा, आपको देखना है यहाँ पे ROH के 3 मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ROH के 3 मोल आएंगे, और आपका PCl3 जो है ना वो क्या है, PCl3। हम लोग जो है मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, डायरेक्ट रिएक्शन देख रहे हैं, क्योंकि सीईटी में मैकेनिज्म पे बेस्ड ज्यादा बातें नहीं पूछी जाती। अर्थात यहाँ पे जो ना क्या होगा, 3 मोल RCl बन जाएगा, साथ में क्या हो गया, P इंटू OH थ्राइस, ये क्या है, H3PO3। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि साइड प्रोडक्ट का नाम क्या है, कितने मोल यहाँ पे काम में लिए हैं, क्या किया, एल्कोहल की रिएक्शन कराई PCl3 या PCl5 के साथ, और एल्किल क्लोराइड अपन ने बना दिया। अब बच्चा सोचेगा कि ठीक है, इस मेथड से एल्किल क्लोराइड तो बना लिया, परंतु अगर
एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड बनाना हो तो क्या किया जावे? क्या उसके लिए हम जो है PBr3, PI3, ठीक है, इसके अलावा PBr5 या PI5 नहीं ले सकते क्या? तो देखो यहाँ पे इनको यूज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? मैं बता दूं कि जो ब्रोमीन या आयोडीन है, ब्रोमीन या आयोडीन, इसकी साइज होती है बड़ी। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ट्राई और पेंटा हेलाइड, वो स्टेबल नहीं होते हैं। स्टेबल ही नहीं होंगे तो बनाएंगे कैसे? तो रिएक्शन कैसे कराएंगे? अर्थात इसका एक दूसरा रास्ता निकाला। रास्ता क्या? आपने क्या किया, रेड फोस्फोरस प्लस Br2 ले लो, और चाहो तो आप I2 ले सकते हो। फिर क्या होगा आपको देखना है, उसके बाद पार पड़ जाएगी, अर्थात रेड फोस्फोरस प्लस I2 ले लो, या फिर आप रेड फोस्फोरस प्लस क्या ले लो, Br2 ले लो। तो आपका Ri या RBr बन जाएगा। अब इसमें भी एक क्वेश्चन आता है बच्चों, अगर आपने रेड फोस्फोरस प्लस I2 की जगह आपने रेड फोस्फोरस प्लस HI ले लिया, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और कोई भी हो अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल कंपाउंड, उसको ये जो है एल्केन में रिड्यूस कर देगा। तो क्या सबसे दासु रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इन दोनों को पैरेलली पूछा जाएगा, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। बोलो ठीक है, तो आगे बढ़े। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अपन ने देख लिया कि ना एल्कोहल से तो पार पड़ गई, अब कार्बोनिल कंपाउंड से क्या किया जाए? तो देखो, आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी अपन रिएक्शन कराएंगे PCl5 के साथ। PCl5 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा भाई जेम डाई हैलाइड। तो ये रिएक्शन आपके इस चैप्टर में तो नहीं दे रखी, परंतु ये जो ना कार्बोनिल के साथ क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको मैंने बता दिया, क्या बना दिया, एल्किल हैलाइड बना दिया, और वो भी क्या बना दिया, जेम डाई हैलाइड। इसके बाद में अपन देखेंगे, जब हमने एक सीक्वेंस बना रखी है, एल्केन से एल्किन से एल्किल हैलाइड से एल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड से, तो हम इसी सीक्वेंस में हर एक चैप्टर में प्रिपरेशन के मेथड यहाँ पे पढ़ा करेंगे। अगला अपन देखते क्या कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डेरिवेटिव है, मतलब उसका सिल्वर सोल्ट, ठीक है, एक है सिल्वर कार्बोक्सिलेट, सिल्वर कार्बोक्सिलेट से बनाते हैं एक बात। दूसरी बात है, आप एलिफेटिक ले लो, और चाहो तो आप एरोमेटिक सोल्ट का भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिल्वर सोल्ट ले सकते हो, एरोमेटिक एसिड का भी सिल्वर सोल्ट लिया जा सकता है। अब रिएक्शन कैसे होगी देखो, और क्या नाम है रिएक्शन का, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, और ये रिएक्शन जो है इनर्ट सॉरी नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराई जाती है। इसको अपन हीटअप करेंगे, तो मैं सीधा सीधा बता दूं यहाँ पे क्या होगा, ये तो CO2 निकल जाएगा, ये आपका RBr बन जाएगा, साथ में बन गया AgBr, और CO2 गैस क्या हो गई, यहाँ पे निकल गई। तो कुल मिला के इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक कार्बन की कमी हो रही है। और एक कार्बन की कमी कैसे हो रही है भैया, यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 निकल रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो देखो यहाँ पे आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखो क्या कर रहा है, इससे क्वेश्चन भी देखेंगे अपन, अमीन से तो बाद में देख लेंगे। आपको ही बोल देगा सिल्वर बेंजोएट रिएक्ट विद ब्रोमीन इन एसीटोन टू फॉर्म। तो सिल्वर बेंजोएट क्या है, पहले तो आप वो देख लो, COOAg, और यहाँ पे क्या करा रहा है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहा है। तो आपको देखना CO2 निकल जाएगा, वही BrBr, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाए। कुल मिला के आसान सवाल है। अब इस पे बेस्ड आपको मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, परंतु उससे पहले आप क्या करो, 1 डिग्री अमीन से हम कैसे जो है एल्किल हैलाइड बनाएंगे वो आप एक बार देख लीजिएगा। तो देखो 1 डिग्री अमीन क्या है, RNH, रिएक्शन कराओगे N डबल बॉन्ड CO, तो ये NOCl जो ना, इसको बोलते हैं टिल्डेंस रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ये आपका है टिल्डेंस रिएजेंट। टिल्डेंस रिएजेंट के साथ बनाएंगे तो क्या बनेगा भाई, RCl बन जाएगा। तो देखो 1 डिग्री अमीन से भी बना लेंगे, H2 साथ में निकल जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड देख रहे हैं। डायरेक्ट मेथड क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मैकेनिज्म आपके जब है नहीं, जिस लेवल का पेपर आता है उसी लेवल की बात की जाएगी। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हेलो एल्केन तो बना लिया, इसके बाद हमें देखना है हेलो एरिन, मतलब एरोमेटिक हेलाइड हम कैसे बनाए, ठीक है।
और हम मेनली हेलोइरिन देखेंगे। तो देखो क्या होगा, हमने वहां पे लिया था एल्केन एल्किन एल्काइन से, वो क्या थे, हाइड्रोकार्बन के। यहाँ पे अपन लेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब हमें यहाँ पे क्या करना, हाइड्रोजन को हटाना है। तो हाइड्रोजन हटेगा H प्लस की फॉर्म में। H प्लस का मतलब क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। तो जो आएगा वो भी इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में होना चाहिए, और आना किसको है, हेलोजन को, क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन को। तो हम इसके साथ, इसके लिए क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ कोई लुईस एसिड ले लेंगे, AlCl3 से ज्यादा अच्छा अपन ले लेंगे यहाँ पे FeCl3, ठीक है ना। वैसे आप कोई भी लुईस एसिड ले सकते हो, हम यहाँ पे ले लेंगे FeCl। तो देखो कुल मिला के इन दोनों को लेने का तात्पर्य ये है कि हमें चाहिए क्लोरीन Cl प्लस की फॉर्म में। अब Cl प्लस की फॉर्म में के लिए क्या जुगाड़ बिठाया, हम लोग यहाँ पे लुईस एसिड ले आए, जो क्या करेगा, Cl प्लस बना देगा, और वो ही हमें यहाँ पे लेना है। आपको मैं इसका डायरेक्ट तरीका भी बता रहा हूँ। कुल मिला के H प्लस जाएगा, और Cl या Br जो भी आपको लगाना है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। अब देखो चूंकि बेंजीन रिंग की रिएक्शन है ना, तो ये रिएक्शन जो है वो क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। परंतु कौन सा सब्स्टिट्यूशन, H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, Cl प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। तो ये आपकी क्या है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होती है, जो आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में भी है, और उससे जरूर क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। अब देखो हम देखते हैं अगली जो मेथड है, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट, उसकी बात करेंगे। तो बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट की बात करेंगे, उससे पहले आप देख लो यहाँ पे बेंजीन से हमने क्या किया, क्लोरीन के साथ FeCl3 ले लिया, ब्रोमीन के साथ FeCl3 ले लिया, परंतु I2 के साथ HiO3 आपको लेना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो रिवर्सिबल बातें हो जाती है। अब बात करनी है बेंजीन डाइएजोनियम हेलाइड या बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट से हम कैसे आपका जो है हेलोएरिन बनाएंगे। तो देखो सुनो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपको देखना है पहले तो क्या बात है। हाँ भाई कौन जुड़ा है, चलो चलेगा बच्चों, करते हैं बात इसमें। तो सबसे पहले तो आप ये, आपको ये पता होना चाहिए कि बेंजीन डाइएजोनियम हेलाइड है क्या। तो देखो बच्चों, ये क्या है, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे लगा हुआ है NH, इसको कहते हैं एनिलीन। ठीक है, एनिलीन है। एनिलीन की जब रिएक्शन कराई जाती है HNO2 के साथ, HNO2 दे दे आपको, या फिर आपको दे देवे NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 प्लस HCl को कहा जाता है बच्चों नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या कहेंगे इसको, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अगर आप ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर ले लोगे तो क्या होगा, HNO2 ही वहां पे बनेगा। क्या बनेगा भाई, यहाँ पे HNO2 ही बनेगा। और इससे क्या हो जाएगा, देखिएगा जरा, बना के देखो एक सेकेंड। चलो, तो जब आप यहाँ पे HNO2 या नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेंगे, तो यहाँ पे बनेगा डाइएजोनियम सोल्ट। यहाँ पे क्या बनेगा, डाइएजोनियम सोल्ट बनेगा। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पे एक खास बात है। क्या खास बात है, कि ये जो बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट है, ये स्टेबल होता है। और स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है। पहले तो इसका रेजोनेंस जो है एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, परंतु नई वाली एनसीईआरटी में इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी दे रखी है, तो वो भी आपको बताई जाएंगी। इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा, इसलिए क्या होगा, स्टेबल होता है। बोलो भाई समझ में आ रही है क्या। चलो, हम अब बात क्या है खास, वो देखिएगा। अब खास बात ये है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, एक सेकंड का इंतजार कीजिएगा। देखो बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट है, इसकी एक प्रवृत्ति होती है। क्या प्रवृत्ति होती है, मैं बता देता हूँ। एक है नाइट्रोजन प्लस है, ये N2 प्लस जो है, ये क्या करता है, इसकी टेंडेंसी होती है कि मैं इलेक्ट्रॉन लेके चला जाऊं। अर्थात ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में निकल रहा है। तो आप इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल लाओगे, मतलब N2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो आप जो भी लगाना चाहो उसको इलेक्ट्रॉन के साथ लेके आइएगा। ये एरोमेटिक NSR का एग्जाम्पल है। यहाँ पे N2 की जगह जो भी आपको लेके आना, वो आप क्या करो, एनाइनिक फॉर्म में लाओ। Cl लगाना, Cl माइनस की फॉर्म में लगाओ। OH लगाना है, OH माइनस की फॉर्म में लाओ। अब उसका कोई ना कोई सोर्स होगा, वो आपको मैं बताने वाला हूं।
परंतु आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। बोलो भाई, समझ आ रहा है कि नहीं? आसान चीजें हैं, आसान रिएक्शन है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब हम अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखना यहाँ पे क्या है, नेम रिएक्शन है, डाइजोनियम सोल्ट है, यहाँ पे Cu2Cl2 लाए HCl के साथ, मतलब Cl माइनस का सोर्स लिया। रिएक्शन का नाम क्या है? सेंडमेयर रिएक्शन। अगर आप यहाँ पे Cu2Br2 के साथ HBr ले आते तो क्या बन जाता? ब्रोमोबेंजीन बन जाता। और इसका भी क्या नाम है? सेंडमेयर ही इसका नाम होगा। परंतु अगर आप यहाँ पे फ्लोरीन बनाना चाहते हो, क्या लाना चाहते हो? फ्लोरीन लाना चाहते हो, तो आपको HF+BF3 लेना पड़ेगा, या फिर आप इसको लिख दो HBF4। ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या बनेगा, पहले यहाँ पे पहले एक सोल्ट बनेगा। ये रिएक्शन भी एनसीईआरटी में दे रखी है, अब पहले नहीं दे रखी थी। तो N2+ और ये क्या हो गया? BF4-। जब आप इसको हीटअप करेंगे, भी नेम रिएक्शन है, इसका नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं दे रखा। तब जाके क्या होगा? फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब चौथी बात यहाँ पे ये है, फ्लोरीन तो अपन ने बना लिया बच्चों, परंतु अगर आप आयोडाइड बनाना चाहते हो तो क्या उसको हम नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, परंतु आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसका नाम सेंडमेयर रिएक्शन नहीं होगा। आयोडीन बन जाएगा, परंतु इसका नाम सेंडमेयर रिएक्शन नहीं कहा जाएगा। तो देखो, क्लोरीन और ब्रोमीन बनाने के लिए Cu2Cl2 या Cu2Br, ठीक है। रिएक्शन का नाम क्या? रिएक्शन का नाम यहाँ पे सेंडमेयर रिएक्शन नहीं होगा, ये आप बात जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद में आयोडीन बनाने के लिए सिंपल सोडियम आयोडाइड ले आओ, आपका आयोड ये बन जाएगा, परंतु इसका नाम सेंडमेयर रिएक्शन नहीं होता है। तो आई होप आप सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। तो देखो, हम लोग ना ब्रीफ रिवाइज कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ जल्दी पढ़ा रहे हैं तो आप बता दीजिएगा। आपकी सुविधा के अनुसार यहाँ पे हम चीजें करा रहे हैं। अगली रिएक्शन है गटरमन रिएक्शन। इसमें क्या करेंगे? देखो, Cu2Cl2 की जगह Cu+HCl लेंगे। अल्टीमेटली यहाँ पे भी क्या है? Cl माइनस का सोर्स ले रखा है, तो N2 जाएगा और Cl आ जाएगा भैया। इसके बाद में आपको दे दिया बेंजीन ऑन क्लोरीनेशन गिव्स क्लोरोबेंजीन। कौन सी रिएक्शन है? ESR। तो कुल मिला के आसान क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा आपको ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है, हेलोजिनेशन रिएक्शन, या वो कह देगा कि ESR, एक तो आपका बेंजीन है, एक आपका है क्लोरोबेंजीन। देखो, एरोमेटिक एलाइड भी आपके सिलेबस में है ही सही। आपको कहेगा इस ESR के लिए आप रिएक्टिविटी जरा हमें भी बताओ। तो हमें देखना है कि बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव होगा। हालांकि बच्चा कहेगा कि साहब क्लोरीन पे 3-3 लोन पेयर है, इसका +R या +M इफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, मगर इसका जो है -I इफेक्ट +R से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बेंजीन ESR के लिए ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्या आपको ये समझ आ रहा है? चलो, तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये जो हमारे कोर्सेज, आप और भी बच्चों को सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। क्रेश कोर्स करा रहे हैं तो आपको ब्रीफ रिवाइज टेस्ट सीरीज ये सब चीजें हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, और एक बहुत ही रीजनेबल रेट में, ठीक है ना। तो इंटरनेट के खर्चे में आप ये मान लो कि हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा बात नहीं है। कलर आप देख लो, कलरलेस है। आपका ब्रोमीन और आयोडीन क्या है? इनमें कलर आ जाएगा। वोलेटाइल कंपाउंड है, स्वीट स्मेल है। तो कहने का मतलब है, फिजिकल प्रॉपर्टी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वाली चीज है नहीं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ पे क्या? डाइपोल मोमेंट। और वो भी किसका पूछेगा? पूछेगा क्या? पूछा हुआ ही है, आपको देखना है यहाँ पे, ऑर्थो डाइक्लोरो, ये क्या हो गया? मेटा, और ये हो गया आपका पेरा। ठीक है। आपको देखना है इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा। उससे पहले मैं यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको देखना है डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होगा इधर। तो आप ये देखिएगा कि कितना एंगल है यहाँ पे। यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, और यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, 120 एंगल है। और यहाँ पे जितना उधर उतना ही इधर। तो इसका तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पे μ1 हो जाएगा, मान लो यहाँ पे हो गया μ। तो पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए ये। दूसरी बात है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो, ये बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको पूछ ले, तो बॉइलिंग पॉइंट तो किसका ज्यादा? इसका ज्यादा। और अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछ ले, तो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड के लिए देखा जाता है, और सॉलिड में देखेंगे पैकिंग। कॉम्पैक्टनेस देखेंगे तो यहाँ पे कॉम्पैक्टनेस ज्यादा होगी, किसमें? पैरा में। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आपको मैंने बता दिया है।
बॉइलिंग पॉइंट किसका? ऑर्थो का ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा। आसान सवाल था परंतु पूछ लेता है तो बताना आना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे देखो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, सुनो जरा। पहले यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्किल हैलाइड जो है उसमें हेलोजन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेके जाने की। तो जो भी आएगा वो अपने घर से इलेक्ट्रॉन लेके आए, अर्थात ये जो रिएक्शन है उसको अपन कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन आपको पूछेगा ही पूछेगा। दूसरा आपको देखना है यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, देखो मैं आपको बता देता हूं। हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या हो गया, HX निकल जाए। तो यहाँ पे क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन। टाइप वगैरह सब देख लेंगे। उसके बाद में मेटल्स के साथ रिडक्शन, और फिर और कोई बची खुची रिएक्शन होगी तो वो भी अपन देख लेंगे। बोलो समझ आ रहा है क्या भाई? चलिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, जो एल्किल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि वो रिएक्शन की वो मुख्य रूप से दर्शाता है, उसका वो लक्षण है, उसका गुण है। तो देखो यहाँ पे एल्किल हैलाइड है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। ये हेलोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा X माइनस की फॉर्म में। और दूसरा कोई क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक वहां पे कर रहा है। तो हमें देखना है, एक न्यूक्लियोफाइल गया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया, कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप यहाँ पे दो बार ध्यान रखिएगा कि जो है अटैक कर रहे हैं, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ना बच्चों, ये क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। मैं स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बोल रहा हूं बच्चों, बोल रहा हूं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। और जो जा रहा है, जो लीव कर रहा है, जो आपका ये लिविंग ग्रुप है, वो क्या होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वीक बेस। अब आपको ये देखना भी सिखा देंगे कैसे देखते हैं। पहले आप ये दो बात ध्यान रख लो। अब बच्चा कहेगा हमें तो देखना ही नहीं आता। तो देखो मैं आपको बता देता हूं कैसे देखा जाता है, सुनिएगा जरा। हमने कहा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो आप कैसे देखोगे, देखिएगा। अगर अपन यहाँ पे जाए लेफ्ट टू राइट, कहाँ पे, पीरियडिक टेबल, ठीक है। अगर आप पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो देखो नेगेटिव चार्ज तो सब पे क्या, -1 है। परंतु आप ये देखोगे क्या, यहाँ पे कि जो है इस साइड में जाने पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, भूख है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अब कोई आदमी खुद ही भूखा तो वो क्या दे देगा, किसी को कुछ नहीं देगा। तो हंगर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो आप कहोगे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अर्थात ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और बाय द वे अच्छा एक बेस भी है। परंतु मैं दोनों को बातों को मिक्स नहीं कर रहा हूं। दूसरा आप देखोगे अप टू डाउन, आपने देखा कि F-Cl-, Br-, और क्या है, I-। अप टू डाउन जब आप जाओगे तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, अप टू डाउन आप जाओगे साइज बढ़ेगा, तो क्या होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, अर्थात न्यूक्लियोफिलिक नेचर यहाँ पे भी बढ़ जाए। ठीक है। तीसरा आपको देखना है यहाँ पे क्या, कि अगर कोई न्यूट्रल स्पीसीज है, अगर क्या है, कोई न्यूट्रल स्पीसीज है और उसी का क्या है, एनाइनिक फॉर्म है, जैसे क्या मतलब है सुनिएगा। आपको देखना है H2O है और एक क्या है, OH- है। तो देखो न्यूक्लियोफाइल तो H2 भी है और न्यूक्लियोफाइल OH- भी है। परंतु OH- क्या हुआ, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। क्यों, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का ढेर लगा हुआ है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। अर्थात ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, किसके बजाय, न्यूट्रल की बजाय। आप और भी देख लो, चाहे एल्कोहल है ROH, और क्या है, RO-, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो कुल मिला के आपको ये देखना आना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है। एक बात और देख लेते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। आपको देखना है यहाँ पे, मैं एल्कोक्साइड आयन ही बना रहा हूं। हमें देखना है यहाँ पे कि न्यूक्लियोफाइल कैसे देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको एकदम आसान से आसान तरीके से शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो जो चीजें एटलीस्ट आपकी आती है। तो न्यूक्लियोफाइल ये भी है, न्यूक्लियोफाइल ये भी है। परंतु बच्चों यहाँ पे भीड़ भड़ाका ज्यादा है, स्टेरिक क्राउड है, तो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अच्छा बेस जरूर है, मतलब यहाँ पे एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। कुल मिला के हम क्या पढ़ रहे हैं, NSR पढ़ रहे हैं।
एनएसआर में क्या बात कर रहे हैं कि भाई न्यूक्लियोफाइल तो देखो क्या होना चाहिए, धांसू होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? लेफ्ट टू राइट जाओगे तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर घटेगी, ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ जाएगी। न्यूट्रल है या उसका एनायनिक फॉर्म है, भीड़ वाला है या कम भीड़ वाला है, आपको मैंने एक मात्रा से समराइज करके बता दिया है। तो देखो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब जो आपकी एनएसआर रिएक्शन है, देखो रिएक्शन तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, परंतु उसके मैकेनिज्म अलग अलग होंगे। जैसे SN1, ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा है। SN2 है, और तीसरा है यहाँ पे SNI। हालांकि हमारे सीईटी के सिलेबस में SNI नहीं है, परंतु आपको मैं बस इसके बता देता हूँ NGP। यह है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अब हम लोगों को यहाँ पे SN1 और SN2 ही मेनली पढ़ना है बच्चों। तो देखो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। SN1 यूनिमोलिकुलर, ये है बाइमोलिकुलर। क्या होगा SN1? मैकेनिज्म का ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा जरा। तो SN1 रिएक्शन की अपन बात करें तो देखो क्या होगा यहाँ पे, सुनो। मैंने कहा, क्या कहा कि आपके पास क्या है, एक एल्किल हैलाइड है। इसको सिंपल वे में बना लेते हैं, चलो R1 R2 और ये क्या है R, और यहाँ पे आपका कोई भी हेलोजन है। अब यहाँ पे आएगा न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कहेगा यार ये तो बहुत भीड़ भड़ाका है, यहाँ पे मेरे को तो अटैक करने के लिए जगह ही नहीं दिख रही। तो ये क्या कहेगा, रुक जाओ भाई, एक सेकंड रुको। ये कहेगा यार हेलोजन तेरे को जाना तो है ही, तो तू एक काम कर, स्टेप 1 में निकल जा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले जगह कराई जाएगी, अर्थात पहले स्टेप में कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटेगा, हेलोजन एटम इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपको देखना है R1 R2 और ये क्या है R, जो चला ही गया तो ये क्या होगा, कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और कार्बन का यहाँ पे होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये क्या होता है, प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री वाला होता है। आपने कहा कि ये जो स्टेप होता है, पहला स्टेप, ये मैकेनिज्म से पता चलता है बच्चों, क्या है, स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप है तो क्या हो गया, आरडीएस हो गया। आरडीएस हो गया तो हम कहेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल और केवल इसी स्टेप पे डिपेंड करेगी, और इसमें आ रहा है केवल और केवल एल्किल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन RH। अर्थात चूंकि रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, आरडीएस कहेंगे। तो ये क्या कही जाएगी, यूनिमोलिकुलर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे बात ये है कि पहला स्टेप स्लो स्टेप है, प्लेनर क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया, कार्बोकेटाइन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगले स्टेप में आएगा न्यूक्लियोफिलिक, और ये क्या होगा, फास्ट स्टेप होगा, फास्ट एंड फ्यूरियस। अब चूंकि प्लेनर है, तो प्लेनर है तो फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, और वो बैक साइड अटैक भी कर सकता है। तो देखो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है, और ये बैक साइड अटैक भी कर सकता है। इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा बच्चों कचरा। कैसे हो जाएगा, देखो जरा, आपको देखना है इस केस में क्या होगा, R1 R2 और ये गया R3, कार्बन कार्बन कार्बन, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। अर्थात या तो न्यूक्लियोफाइल उसी दिशा में लग जाएगा जिस दिशा में हेलोजन लगा हुआ था, या फिर क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल कार्बन R1 R2 और ये हो गया आपका R3। तो हमें देखना है यहाँ पे, ये तो क्या रिटेंशन है। रिटेंशन का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल उसी दिशा में लग रहा है जिधर क्या था, हेलोजन था। और ये क्या है, इन्वर्जन है। आपको मैं बता दूं कि सीईटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें क्या होगा, तो इसमें रिटेंशन भी होगा और इसमें इन्वर्जन भी होगा। अब जनरली आप लोग ये देखते हो कि 50-50%, तो ये दोनों 50% हो, ये जरूरी नहीं है इन दोनों का कचरा हो गया इससे रेशमिक मिक्सचर बन जाएगा, ये बात तय है। परंतु ये दोनों इक्वल बने, ये जरूरी नहीं है। याद कर लेना ये बात, ये दोनों इक्वल अमाउंट में बने जरूरी नहीं है। ऐसा भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन था कि भाई SN1 रिएक्शन में रिटेंशन ओवर इन्वर्जन, रिटेंशन ज्यादा होगा प्रतिपन से, या फिर इन्वर्जन या प्रतिपन ज्यादा होगा। तो देखो क्या होगा, सुनो, हमने कहा कि पहले स्टेप में हेलोजन निकलेगा, उसके बाद ये अटैक करेगा। तो अगर 100% ऐसा होता तब तो दोनों 50% बन जाते, परंतु यहाँ पे क्या होता है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। न्यूक्लियोफाइल आएगा, उससे रहा नहीं जाएगा, और वो 150 ग्राम अटैक कर ही देगा, अर्थात पलटी थोड़ी बहुत ज्यादा मारेगा। मतलब क्या,
ये आपका जो है चाहे 52% ही बन जाओ, क्या होगा, एक आधा परसेंट ज्यादा ही बनेगा। तो इस यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिपन या इन्वर्जन क्या हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो जाओ, ज्यादा होगा ही होगा। ये बात वैसी है जैसे आप मान लो अभी शादियों में जा रहे हो, आइसक्रीम का काउंटर है, सामने से नंबर नहीं आ रहा, पीछे से बच्चा एक आइसक्रीम मार लाएगा, फिर उससे रहा नहीं जाएगा। ऐसे न्यूक्लियोफाइल से रहा नहीं जा रहा, थोड़ा बहुत ये टेक ज्यादा हो जाओ, अटेक ज्यादा ही होगा भाई। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को? चलेगा, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, एस एन का मैकेनिज्म पढ़ रहे थे। अब आपने देखा इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लेंगे, क्या होगा, दो स्टेप रिएक्शन होगी, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट वन, ट्रांजिशन स्टेट टू, ये क्या होगा आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा, जो क्या है कार्बोकेटाइन है, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा, तो ये क्या है, टू स्टेप रिएक्शन होती है। एस एन वन के बाद में एस एन टू, देखो जो चीजें आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं उनको आप डायरेक्टली देख लो। एस एन टू में क्या होगा, बाइमोलिकुलर, क्यों कि यहाँ पे जो है आपका लिविंग ग्रुप का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब ये ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल होगी और क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बी आर, और आपका सॉरी ये क्या आपका हो जाएगा, तो आपको ये देखना है यहाँ पे बी आर निकल जाएगा और ओवच आ जाएगा, और साथ में क्या है यहाँ पे ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन और आर। चाहो तो आप इसको ऐसे लगा सकते हो समझने के लिए, ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन और आर, ठीक है, तीनों ही किससे जुड़े हैं, कार्बन से, और ये क्या आपका बी आर, ठीक है। तो हमें देखना है यहाँ पे क्या हो गया, एकदम से पलट गया, 100% इन्वर्जन हो गया, वाल्डन्स इन्वर्जन है। और इन्वर्जन या रिटेंशन की बात तभी करते हैं जब कायरल कार्बन हो, तो यहाँ पे आप ये बात भी ध्यान रखिएगा, कायरल कार्बन ही नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन के इन्वर्जन की बात ही हम नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ बुक्स में ऐसे कम अच्छा लिख रखा है, मैंने आपको प्रिसाइजली बता दिया है। अब स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप में दोनों ही चीजें आ रही हैं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा एल्किल हैलाइड पे भी, वो डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे भी। बहुत आसान चीज है, आपको ये आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पे इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना दिया, वन स्टेप रिएक्शन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपका ट्रांजिशन स्टेट। अब हमें ये देखना है कि जो एनएसआर है, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। अब इसमें भी आपको क्या देखना है कि पहले तो आप ये देखोगे कि रिएक्शन हो भी रही या नहीं हो रही। भाई रिएक्शन होगी नहीं तो अपन बात ही नहीं करेंगे ना, अपने को देखना है रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। तो देखो इसमें एक अच्छा क्वेश्चन पूछता है, क्या, देख लो आप, CH2CH एक है बच्चों विनाइल हेलाइड है, मैंने ले लिया विनाइल क्लोराइड, ठीक है भाई। दूसरा आपको दे दिया यहाँ पे क्या, क्लोरोबेंजीन, जो क्या है एरोमेटिक हेलाइड है। आपको कहेगा कि विनाइल हेलाइड और आपका जो एरिल क्लोरोबेंजीन है या एरिल हेलाइड है, इनमें क्या होता है, इन जनरल ये क्या करेंगे, दे डू नॉट शो एनएसआर। वो कहेगा क्यों, इन जनरल तो इनमें एनएसआर होता ही नहीं है भाई साहब, क्यों नहीं होता है, देखो सुनो, अगर एनएसआर हो तो ये हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेके जाए और कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आए, परंतु आपको देखना है कि यहाँ पे है क्लोरीन पे लोन पे, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रेजोनेंस। रेजोनेंस हो जाएगा तो क्या होगा, देखो जरा, आपने देखा ना रेजोनेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया CH और ये प्लस, और ये आ गया माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि इसका अगर अपन क्या करेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, तो उसमें आप देखेंगे ये बन रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो ये क्लोरीन या हेलोजन निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन जनरल कंडीशन में यहां पे जो है एनएसआर नहीं होता है। अगर आप क्लोरोबेंजीन में देखोगे तो इसमें भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा, सेम कंडीशन यहाँ पे होगी। इसमें भी क्या होगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने से एनएसआर जनरल कंडीशन में नहीं होगी भैया। तो ये पहले तो हमने देखा कि भाई रिएक्शन ही नहीं हो रही, तो यहाँ पे हम आगे बात करेंगे नहीं। अब SN1 होगी या SN2 होगी, वो तो तभी देखेंगे ना जब रिएक्शन हो रही हो। तो देखो कैसे देखेंगे, सुनिएगा जरा। आपने देखा कि SN1 रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रही है,
SN2 है तो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड कर रही है, अर्थात सबस्ट्रेट तो यहाँ पे दोनों में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो हमने देखा रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है, फिर SN1 होगी या SN2 होगी, वो अपन कैसे देखेंगे, वो अपन देखेंगे ऐसे। SN1 मैकेनिज्म में क्या है, ज्यादा भीड़ है। अब ज्यादा भीड़ है तो पहले क्या करनी पड़ेगी, भीड़ कम करनी पड़ेगी, अर्थात कार्बन हेलोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, बाद में 2 डिग्री, बाद में 1 डिग्री, बाद में 0 डिग्री। SN2 तो तब होगा ना जब कम भीड़ भड़ाका हो। क्यों, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। दो काम एक साथ कौन से, भाई आपका हेलोजन भी निकल रहा हो और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा हो। तो ऐसा तभी होगा जब भीड़ कम से कम हो। इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर 0 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री, बाद में 2 डिग्री, बाद में 3 डिग्री। अब एग्जाम वाला ज्यादा ज्ञान लगा लेता है कैसे, सुनो। आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूं। आपको बोल दिया कि जो ना SN1 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, और आपको मैं यहाँ पे सबस्ट्रेट लिख के दे रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, CH3CH2 और ये क्या है X। दूसरा आपको बोल रहा है CH3CH CH3 और ये क्या है CH2 एंड X। ठीक है। अब आपको देखना है यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लें, यहाँ लिख देता हूँ नीचे पर, तो थोड़ी जगह कम है। CH3C CH3 और ये क्या है CH2 और ये क्या है X। आप ये देखेगा बच्चा कि यार ये तो तीनों ही क्या 1 डिग्री है, तो ऐसा उन किसमें बताएं किसमें नहीं बताएं। सुनो जरा, आपको देखना है कि यहाँ पे पड़ोसी कार्बन पे ज्यादा भीड़ है। मतलब ये तो अल्फा है, ये क्या है बच्चों बीटा। ये तो 1 डिग्री आपका है, ये भी 1 डिग्री है तो ये भी 1 डिग्री। परंतु पड़ोस में क्या है, अगर भीड़ ज्यादा हो जाए तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड कोई किलोमीटर की दूरी का होता है क्या, ये तो एंगस्ट्रोम में है बच्चों। अगर पड़ोसी पे मतलब बीटा पे भी ज्यादा भीड़ हो जाए तो SN1 को ही फेवर करेगा। तो SN1 का भी ऑर्डर अगर आप पूछे, आपसे पूछे तो आप यही ऑर्डर बता देंगे। तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये आपको मैं बता चुका हूं। अब इसके बाद में अपन को देखना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो SN1 रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन मायने नहीं रखती, केवल और केवल SN2 के लिए रखती है। यहाँ पे आसान बात है, इसको और आगे अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद में तीसरा है सोलवेंट, कि भाई सोलवेंट जो है वो भी क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, NSR को अफेक्ट करता है। कैसे, इस बात को समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सोलवेंट कौन कौन से होते हैं। तो देखो बच्चों, सोलवेंट जो है दो तरह के होते हैं, या तो पोलर होगा या सोलवेंट होगा आपका नॉन पोलर। अब नॉन पोलर के तो आप एग्जांपल जानते ही हैं, जिनका डाइपोल मोमेंट क्या हो, 0 हो जाए। ठीक है, जैसे कि CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, आपका बेंजीन है, टोलुइन है, ये सारे क्या है, नॉन पोलर सोलवेंट होते हैं। ठीक है। दूसरा अपन को देखना पोलर। अब पोलर में क्या बात है, सुनिएगा जरा ध्यान से सुनो भाई। पोलर जो है वो भी दो तरह का होगा, पोलर और साथ में क्या, प्रोटिक। कि डाइपोल मोमेंट तो नॉन जीरो है ही है, इसमें क्या होगा, डाइपोल मोमेंट तो नॉन जीरो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, ये सोर्स ऑफ H प्लस भी होता है। दूसरा बच्चों पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक है बच्चों, H प्लस तो देगा, H प्लस नहीं देगा, डाइपोल मोमेंट इसका नॉन जीरो होगा। तो क्या हो गया, एप्रोटिक मतलब H प्लस नहीं देगा, पोलर प्रोटिक H प्लस दे देगा। अब आपको मैं इसके एग्जांपल्स भी बता देता हूँ। पोलर प्रोटिक का एग्जांपल है पानी, एल्कोहल, ठीक है ना, या फिर आप यहाँ पे जो ना ET3NH भी ले सकते हो, ET2NH। तो क्या हो गया, पोलर प्रोटिक हो गया। पोलर एप्रोटिक कौन सा होगा, जो पोलर तो है बट H प्लस नहीं देगा, जैसे आपका एसीटोन। क्या बच्चों, एसीटोन। कार्बन की जगह अगर सल्फर लगा लो तो कोई फर्क पड़ जाएगा, बात वैसी ही होगी। इसको बोलते हैं DMSO। ये है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। इसके अलावा आप ये है डाई मिथाइल फॉर्म एमाइड भी इसका एग्जाम्पल होता है। आपको इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, फिर भी मैं बताने ही लग गया हूं, तो यहाँ पे इसकी भी फोटो बना देता हूँ, DMF। अभी देखो इससे क्वेश्चन पूछता है डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड का एमाइड है, तो कौन सा हो गया, NH। ठीक है। अब ये दो हाइड्रोजन हटा दो और उसकी जगह दो मिथाइल लगा दो, क्या बन जाएगा, DMF, डाई मिथाइल फॉर्म एमाइड। तो देखो ये तीन सोलवेंट आप ध्यान रखना ही रखना,
यहाँ पे आपको इस पे बेस्ट बातें पूछता है, क्वेश्चन पूछ लेगा, कैसे पूछ लेगा आपको बताया जाएगा। अभी हम क्या देखना चाह रहे थे, सोलवेंट का इफेक्ट देखना चाह रहे थे। और आपने यहाँ पे देखा कि पहले तो सोलवेंट के प्रकार देखे, ये बहुत सारे बच्चों ने ये पढ़े नहीं होते हैं। तो आपको देखना है क्या, सुनो जरा। अगर आपका 1 डिग्री हेलाइड है, ठीक है, तो उसमें केवल और केवल रिएक्शन होगी कौन सी, एसन। अगर आपका 3 डिग्री हेलाइड है, अगर उसमें एनएसआर हो रहा है, तो उसमें एसन 1 होगा। अगर आपका 2 डिग्री है, तो उसमें बच्चों एसन 2 भी हो सकता है और उसमें एसन 1 भी हो सकता है। आप कहोगे पता कैसे चले, तो मैं बता दूं, यहाँ पे SN1 रिएक्शन केवल और केवल एक ही केस में होगी, जब आपने पोलर प्रोटिक सोलवेंट साथ में ले रखा है। अगर आपने सोलवेंट यहाँ पे नॉन पोलर लिया है, या फिर आपने सोलवेंट यहाँ पे पोलर एप्रोटिक लिया है, पोलर एप्रोटिक, तो इस केस में यहाँ पे केवल और केवल SN2 रिएक्शन होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में हम क्या बातें करेंगे, हम बातें करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल है एनएसआर के, वो हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, छोटी क्लास रखेंगे। सो आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये चीजें शेयर कीजिएगा, कोर्स शेयर कीजिएगा, और आप जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हो। हर एक चैप्टर के आप क्वेश्चन आंसर आपको प्रैक्टिस के लिए डाल दिए गए हैं। सो थैंक यू। हेलो। हाँ सर। जी सर। क्या? कोचिंग में हूँ। मैं यार क्लास ले रहा था, अभी क्लास छोड़ी है, जैसे 1 सेकंड हुई है।